नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर एक श्रृंखला चला रहे हैं और उसमें लगातार बातचीत कर रहे हैं कि विभिन्न जो वहां पर कहना चाहिए एथनिक ग्रुप हैं या रेसेस हैं, उनका व्यवहार चुनाव के दौरान कैसा रहता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और आगे भी रहेंगे यशवंत देशमुख, जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं, अमेरिकी चुनाव का लंबा अनुभव रखते हैं और भारतीय चुनाव के तो पंडित वो हैं ही। तो आपका स्वागत है यशवंत जी। आज हम करेंगे अमेरिका के लेटिनो वोटर का, जिनको हिस्पैनिक वोटर्स भी कहा जाता है। ये एक समूह है। इसकी वैसे तो पहचान अमेरिका की जो जनसांख्यिकी है उसमें अलग से नहीं की जाती, लेकिन ये एक ग्रुप है। इन दोनों जो लेटिनो और हिस्पैनिक है, इसमें दोनों को एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों के अलग मतलब हैं। लेटिनो मतलब लेटिन अमेरिकी देशों से आकर बसे हुए लोग, और हिस्पैनिक यानी जो कि स्पेनिश भाषा के बोलने वाले लोगों के वंशज हैं। तो ये दो हैं, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह होता है और हम भी इसको इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। इनकी अच्छी खासी आबादी है, करीब 18.5% अमेरिकी आबादी का हिस्सा है ये। और जाहिर है कि अश्वेत वोटों से बड़ा वोट बैंक इनका है। और इनका एक ट्रेंड भी रहा है, जो हमारे चुनाव विशेषज्ञ अभी बताएंगे भी कि किस तरह से उनका व्यवहार चुनाव के दौरान रहा है। तो यशवंत जी, यहीं से शुरू करते हैं कि ये दरअसल इस ग्रुप की बनावट क्या है और उसका चरित्र क्या है और उसका व्यवहार चुनाव के दौरान कैसा होता है। देखिए, अभी आपने इससे कार्यक्रम की शुरुआत में ही बोला कि करीबन 18.5% जो है लेटिनो आबादी का हिस्सा है। ये बात सच है, आबादी का हिस्सा है, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में मतदाता नहीं है। कारण उसका बहुत साफ है कि बहुत बड़ी तादाद वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स की जिन्हें तादाद कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद दरअसल लेटिनो मूल के लोगों की है। तो वो संख्या में तो गिनती होती है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी तादाद उनकी इलीगल भी मानी जाती है, इस नाते से स्वाभाविक सी बात है वो वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं है और उनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं है। मोटे तौर पे कहें तो वोटिंग पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन कहते हैं 14% के आसपास जो है ये मतदाता हैं। और ये 2 चुनाव पहले दरअसल ये ऐतिहासिक मोड़ आया था, जब 2 चुनाव पहले अमेरिका में इतने सालों बाद में अश्वेत मतदाताओं का वोट जो है वो नंबर 3 पे खिसका और नंबर 2 पे लैटिनो मतदाताओं का ग्रुप आ गया। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा भी, मतलब वो भी माना गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि जिस तरह से हमने अश्वेत मतदाताओं की बात की कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिणी राज्यों में रहता है, उसी तरीके से लैटिनो मतदाताओं का भी एक बड़ा हिस्सा दरअसल उसी तरफ ज्यादा इसलिए है क्योंकि भौगोलिक सीमा वहां की तरफ ज्यादा है। हमारे अगर आप दक्षिण की तरफ मैप में देखेंगे तो जितने राज्य दक्षिण की तरफ मेक्सिको से लगे हैं और बाकी साउथ अमेरिकन जहां से लोग आते हैं, उन सभी जगहों पे फ्लोरिडा से शुरू जो होता है ये टिप नीचे से लेकर क्यूबा ले लें, पोर्टिको ले लें, अल सल्वाडोर ले लें, ये तमाम देश, बल्कि ब्राजील से यू शेप की तरह से अमेरिका का मैप बनेगा। अगर आप देखेंगे कि दोनों तट की तरफ से नीचे की तरफ से जहां मैक्सिमम ये आबादी रहती है। अब इस आबादी में ध्यान देने लायक बात यह है कि एक बड़ा हिस्सा उसमें मैक्सिकन है, नो डाउट, लेकिन ये केवल मैक्सिकन नहीं, समूचे लैटिन अमेरिका से जो स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसको एक तरह से माना गया। और आपने शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये हिस्पैनिक और लैटिनो का अंतर, ये अंतर जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस वोट बैंक के अंदर मुकेश जी केवल यही नहीं है कि वो लैटिनो है, बल्कि उसके अंदर यूरोपियन मूल वाले जो गोरे माने जाते हैं, गोरे लैटिनो भी हैं और काले लैटिनो भी हैं। मतलब अश्वेत भी लैटिनो कुछ माने जाते हैं। उसके अलावा एक करीबन अब ये संख्या अलग अलग राज्यों में 1% से 5% तक ऐसी भी मानी जा रही है जिनको वो लोग कहते हैं कि हम मिक्स्ड हेरिटेज के हैं, जिनमें एक माता या एक पिता कोई ना कोई उस समुदाय से आता है। तो एक बड़ा ग्रुप आप कह सकते हैं बना है। जैसे अश्वेत मतदाताओं को लेकर के वहां की एक राजनीति बहुत बड़ी कितने सालों तक चली, सैकड़ों सालों से पूरा उसका हुआ। हाल फिलहाल में आप कह सकते हैं कि
लैटिनो मतदाताओं को लेकर के उसी तरीके की राजनीति लगभग चलती जा रही है। और उस राजनीति का अच्छा बुरा दोनों पक्ष है। अच्छा पक्ष मैं ये कहूंगा कि उस राजनीति के चलते कम से कम बड़ी तादाद में मतदाता उनके बाहर निकलने शुरू हुए। काफी जल्दी और काफी बड़ी तादाद में उनके मेंबर्स आज कांग्रेस में चुन के आने शुरू हुए। हाँ, लेकिन मैं देख रहा था कि आमतौर पर चुनाव में सबसे कम मतदान करने वाला ग्रुप यही है। गोरों के मुकाबले 18% कम और अश्वेतों के मुकाबले 10% कम वोट डालते हैं ये ग्रुप्स। उसका कारण दो है मुकेश जी। नंबर एक तो ये है कि वहां पे बड़ी तादाद में जो विदाउट पेपर जिन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है, उनका भी आना और उनका रहना कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग जो उनके परिवार हैं उनके साथ में ही जुड़ा हुआ होता है। एक ये भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो लोग किसी भी तरीके से, चूंकि हर उनके कई परिवारों में उनके इस तरह के माइग्रेंट संख्या रहती है और वो मेन स्ट्रीम में या बाहर बहुत ज्यादा आकर वैसे दिखना नहीं चाहते कि हम लाइन में लगे हैं, हम ये उस तरीके की संभव एक डर उस चीज का। नंबर एक। नंबर दूसरी चीज कि एक जिसे कहें कि एक तरीके की उदासीनता भी, जैसे मैंने अश्वेत मतदाताओं वाले एपिसोड में बोला था कि हम अपने लोगों को बहुत ज्यादा जिता नहीं सकते, तो कंसंट्रेशन होने के बाद में भी सीधी उनकी राजनीतिक दखल इस लिहाज से, वोट के लिहाज से नहीं बहुत ज्यादा आ पाती। तो कहीं एक मन में एक वो भी रहता है। तीसरा, जो अश्वेत मतदाताओं के सामने हमने एक साइंटिफिक रिगिंग वाला हिस्सा आपको बताया था, वो इन पर भी लागू है, क्योंकि ज्यादातर ये मतदाता वैसे ही हैं जिनके पास में दिहाड़ी काम है। ज्यादातर ये मतदाता वैसे ही हैं जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर हैं, और इनको अगर अर्ली वोटिंग में बाकी सारे हिस्सों में बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, अगर वीकेंड्स के ऊपर अर्ली वोटिंग बंद कर दी जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है ठीक अश्वेत मतदाताओं की तरह से ये मतदाता भी अपना बहुत ज्यादा कोई रुझान या कुछ अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पाते। इस कारण से भी इनका ट्रेडिशनल टर्नआउट कम रहा। तीसरी चीज, जिस तरीके से हमने देखा कि अश्वेत मतदाताओं उनसे जुड़ी हुई राजनीति में मार्टिन लूथर किंग के बाद से कई आइकॉनिक नाम निकले। आइकॉनिक से मतलब ये जिनको पूरी दुनिया जानती है उस आंदोलन उसमें। दुर्भाग्य से लैटिनो मतदाताओं के बीच में से या उस समूह में से ऐसी आइकॉनिक लीडरशिप कोई बहुत ज्यादा उभरी हो, ऐसा अभी तक देखने को। ठीक है, उनके कांग्रेसमैन कई सारे अच्छे जीते हैं, बहुत सारे तो अभी प्राइमरीज में सीधे सीधे प्रेसिडेंशियल, शायद इसलिए भी कि रंग भेद के का उस तरह से वो शिकार नहीं होते हैं, इसलिए भी उनका व्यवहार इस तरह से रहता हो कि वहां पर उस भेदभाव के शिकार ना होने की वजह से वो प्रतिरोध उनमें उनकी वजह से ना हो। दूसरे भेदभाव हो रहे हैं आर्थिक स्तर पर, लेकिन जो नस्ली भेदभाव है, जितना अश्वेत झेलते हैं उतने ये नहीं झेलते हैं। ये बात कही तो जाती है मुकेश, ये बात सच है, ये बोली जाती है, लेकिन अगर आप वहां पे लैटिनो समुदाय से अगर बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके लिए भी एक तरह से एक वो भेदभाव का माहौल लगातार बढ़ा ही है, कम नहीं। और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो मैक्सिको की वॉल अपना ये बहुत बड़ा कैंपेन चलाया 2016 में कि हम तो दीवार बनाएंगे और दीवार बनाने का पैसा भी मैक्सिको से लेंगे, और तो ये दीवार नहीं, ये खाई है, और ये खाई दरअसल और ज्यादा बड़ी है। अंतर केवल इतना है इसमें कि इस्लामोफोबिक एजेंडे के ऊपर आप एक तरह से कैंपेन चला सकते हैं कि ये दूसरा धर्म है, हमारा धर्म दूसरा। जो आपके लैटिनो वोटर हैं उनके ऊपर ये कैंपेन भी नहीं चल सकता। एक्चुअली में कैंपेन धर्म वाला तो अश्वेतों के ऊपर भी नहीं चलता, लेकिन अश्वेत राजनीति और अश्वेत इतिहास का एक स्लेवरी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है उनके इतिहास। जहां तक लैटिनो मतदाताओं का सवाल है, चूंकि मेजॉरिटी उसमें से क्रिश्चियन मुल्कों से आते हैं, लैटिन अमेरिकी देशों में क्रिश्चियनिटी का बड़ा सीधा असर रहा है, तो वहां पर दरअसल ये धार्मिक या गैर धार्मिक वाला या इस्लामोफोबिया वाला भी नहीं, लेकिन फिर भी दीवार के ऊपर उन्होंने लंबी लाइन बनाने का कोशिश ने ये भय खड़ा किया था कि ये जितने लोग आ रहे हैं सीमा पार करके, वो आपकी नौकरियां खा रहे हैं, आपके जॉब है, तो वो डर पैदा किया था, और उसकी वो अभी वो लगातार कर ही रहे हैं, जो आपने वो डर पैदा कर रहे हैं। और के हिसाब से दरअसल
आइडियली वैसे तो कानून ये होता है कि जो बच्चा अगर अमेरिका की धरती पे पैदा हुआ है तो उसको अमेरिकी नागरिकता पूरी मिलती है। लेकिन अगर अनडॉक्यूमेंटेड हैं आप और अनडॉक्यूमेंटेड बच्चा ही पैदा हुआ तो उसको उस तरीके के अधिकार नहीं मिल पाते। तो बहुत बड़ी तादाद है वहां पे अनडॉक्यूमेंटेड लैटिनो वर्कर्स की। और चूंकि आप ये समझ सकते हैं कि अप्रवासी या जो इस तरह से माइग्रेंट आते हैं, वो एक रिश्तेदार से दूसरा आया, दूसरे से तीसरा आया, एक रूट बनता है। और एक चीज ये समझिए कि इनके यहाँ पे फैमिली वैल्यूज या फैमिली कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं इस कम्युनिटी में। तो वो मदद भी बहुत करते हैं जो भी आया है उसके साथ में। कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक तरीके से उनके साथ में भेदभाव लगातार बनाया गया है। सच्चाई ये भी है मुकेश जी कि जैसे हम इसमें आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि बंबई में या महाराष्ट्र की राजनीति में बिहार या उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट को लेबर्स को लेकर के बहुत तगड़ी राजनीति चली कि ये लोग आ जाते हैं, बिहारी और यूपी वाले भैये हमारी नौकरियां खा जाते हैं, मराठी मानुस को नौकरी नहीं मिलती। इसी के मुद्दे के ऊपर करते 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 लोगों ने अपनी राजनीति चढ़ा ली। लेकिन दो चीजें हुई इस पूरे उसमें कि बंबई में एक तो जो नॉर्थ इंडियन वोट बैंक बन गया, उसको आज की तारीख में शिवसेना भी छठ पूजा का जूहू चौपाटी के ऊपर वो करती है। सेम वैसे ही आप पैटर्न दे सकते हैं अमेरिका में। आप इनको राजनीति, आप जो यूपी और बिहार के माइग्रेंट लेबर का रोल है, सेम वही आप मान सकते हैं अमेरिका की राजनीति में लैटिनो मतदाताओं का रोल उसी तरीके से आप मान सकते हैं। लेकिन ये पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के ही वोट बैंक है। इनका वोट अधिकांशतः उनके पक्ष में जाता है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा, उनकी पॉलिसीज इन ग्रुप से मैच करती, इनके लिए ज्यादा सुटेबल है, इसलिए वो वोट जाता है। बिल्कुल। और साथ में इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, अब कुछ लोग यहाँ पे भी बोलते हैं कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं जैसे भारत में बांग्लादेशी को, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि आप कंपैरिजन करने में, क्योंकि एक तो वो सोशल प्रोफाइलिंग में, रिलीजियस प्रोफाइलिंग में वो अलग मामला होता है, कैंपेन उस तरीके से नहीं चलता। हमारे यहाँ पे बांग्लादेशियों के खिलाफ होने वाली राजनीति में धर्म का हिस्सा भी इंक्लूडेड होता है और तगड़े से इंक्लूडेड होता है। वही है, और वहां पे नहीं होता। लेकिन काफी हद तक आप बंबई में काम करने वाले बिहार और यूपी के भाइयों से, हमारे इलाके के लोगों से, उनको आप तुलना कर सकते हैं। अब एक चीज जो बंबई मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात वहां पे कई पत्रकारों ने कई बार मुझे बोली कि ये जो मराठी मानुस है ये हल्ला तो बहुत मचाते हैं कि यूपी और बिहार के भैया चले जाएं, लेकिन ये लोग चले गए तो बंबई एक दिन नहीं चल सकती, क्योंकि जो मैनुअल लेबर का काम ये लोग कर रहे हैं बंबई को चलाने में, जो सर्विसेज देने में या करने में, वो करने की स्थिति या वो करने का मादा आज लोकल मराठी मानुस का नहीं रह गया है। सेम वही स्थिति ये जो लैटिनो वोटर्स जो काम करते हैं अमेरिका में, जो मैनुअल लेबर करते हैं, इसके ऊपर राजनीति भले ही ट्रंप साहब जितने कर लें कि ये तुम्हारी नौकरी खा रहे हैं, सच्चाई ये है कि एक एवरेज अमेरिकन उस काम को करना भी नहीं चाहता है जिस काम को, जिस दर पे, जिस कम कीमत पे ये लोग करते हैं। तो अब ये भी मुद्दा उठता है उसमें कि उन लोगों को काम देने वाला कौन है? उन दोनों को काम देने वाला वहां का मेन स्ट्रीम मिडिल क्लास या अमीर गोरा परिवार ही है, जो कि कम पैसे में काम कराने के लिए इनको अलग से कैश इकोनॉमी में पैसा देते हैं, काम कराते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जब ह्यूमन मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स सस्ते में मिलता है तो लोग उससे काम कराते हैं, और अगर स्थानीय ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्स उस काम को उतने कम पैसे में करने के लिए तैयार नहीं होता है तो झुंझलाहट, खींच और पॉलिटिकल मुद्दा भले ही बना दिया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे यूपी बिहार के लोगों के बगैर बंबई नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही लैटिनो लोगों के बगैर में आज की तारीख में अमेरिका को चलाना भी लगभग असंभव। अब दो चीजें हैं, एक तो ये कि ट्रंप का अभियान, ये जो गैर गोरे लोग हैं उनके खिलाफ लगातार चलता रहा है। मैक्सिको की दीवार की बात आपने की है, तो इसकी वजह से इन ग्रुप्स में ज्यादा असुरक्षा बोध बढ़ा है और
क्या आपको लगता है कि इस असुरक्षा बोध की वजह से ये और एकजुट होंगे और इस बार ज्यादा पैमाने पर वोटिंग के लिए निकलेंगे? डेमोक्रेट्स की उम्मीद ये है, डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ये ज्यादा बड़े पैमाने पे बाहर निकलें। ज्यादा निकलेंगे तो कुछ एक स्विंग स्टेट्स में उनको उम्मीद है कि इनके कारण असर पड़ेगा। वो ये भी चाहते हैं कि फ्लोरिडा जैसे स्टेट जहां पे अच्छी खासी तादाद है, वहां पर अगर ये नहीं जिता पाए तो कहां हमको जिताएंगे। तो टर्नआउट लैटिनो का बढ़ाने के लिए डेमोक्रेट्स जी जान की पूरी ताकत लगा रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार वो ज्यादा बड़ी तादाद में निकलेंगे। अंतर एक बड़ा ये भी है मुकेश जी की बराक ओबामा का बनना जैसे अश्वेत राजनीति या एक आप कह सकते हैं कि सीधी भागीदारी का एक हिस्सा बना, या कमला हैरिस का नॉमिनेशन पे होना अश्वेत महिलाओं के लिए खासतौर पे एक सीधी भागीदारी का हिस्सा वहां माना जा सकता है। दुर्भाग्य से लैटिनो लीडरशिप को सीधे सेंट्रल स्टेज के ऊपर बड़ा टिकट मिलना अभी तक उस तरीके से नहीं हो पाया है। तो एक सिंबोलिज्म की राजनीति भी जो होती है उसमें मुझे लगता है वो जैसे 2008 और 2012 में टर्नआउट एकदम से अश्वेत मतदाताओं का बढ़ा, केवल इस कारण से कि बराक ओबामा सीधे सीधे टिकट पे थे। जब तक कि कोई सीधा सीधा लैटिनो नेता टिकट पे नहीं होगा तब तक उतनी बड़ी जंग, उतनी बड़ी ताकत के साथ में उनका निकलना, ये एक सिंबोलिज्म की राजनीति को आप हिस्सा मान लीजिए। वो उनको भी अपना कोई ना कोई लालू या कोई ना कोई मायावती, कोई ना कोई उस तरीके का एक सिंबॉलिक अपना जिताना होगा, उनको आगे करना होगा, जिसके बाद में एकदम से आप देखेंगे कि उनकी राजनीति में भी काफी परिवर्तन आ गया है। लेकिन इस चुनाव में देखते हैं, इस चुनाव में कितना अंतर पड़ेगा ये हमें देखना होगा। मतलब उम्मीद करते हैं कि टर्नआउट इस बार ही पड़ेगा। जी, इसमें दूसरा सवाल मेरा ये था कि ट्रंप ने बेशक पिछले चुनाव में मैक्सिकन वॉल की बात की और शोर मचाया, उसके बाद आने के बाद भी पहले 2 साल वो काफी कुछ हल्ला मचाते रहे, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो धीरे धीरे ठंडे भी पड़ गए। जितने तरह के दबाव उन पर पड़ने लगे, मानवाधिकार संगठनों के दबाव और राजनीतिक दबाव भी, उसके बाद वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए उस मोर्चे पर। तो क्या इसको लेकर निराशा भी होगी गोरों में? मुकेश जी, मानवीय त्रासदी की जो कहानियां होती हैं वो कहानियों के बियॉन्ड, हमारे राजनीति के बियॉन्ड लोगों के मन को छूती हैं। हमने भी देखा अभी कोविड क्राइसिस में लॉकडाउन हुआ तो माइग्रेंट लेबर जब पैदल जा रहे थे तो कौन सी राजनीतिक विचारधारा का कोई भी समर्थक हो, कौन ऐसा है जिसके मन में दुख उस चीज का नहीं हुआ। वो राजनीतिक बयानबाजी और वो सिर्फ फटव्वल अलग बात है। आपने इतनी सुंदर कविता उनके ऊपर लिखी और मैंने शेयर भी की तो मुझे इतने लोगों ने उस पर फीडबैक दिया। सबके सेम वही स्थिति आप मानिए कि जब मैक्सिको के बॉर्डर पे या उस जगह पे किसी कैंप में आप किसी माइग्रेंट महिला का बच्चा उससे ले लिया जाए और उनके रोने की आवाज आए, जब जब वो कहानियां, वो तस्वीरें बाहर आती हैं तो कितना भी बड़ा कोई डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर हो, अपोजिशन में हो, हृदय पे उसके असर न हो ये संभव नहीं। ये मानवीय त्रासदी की कहानियां हैं जिनके ऊपर राजनीति हो न हो वो एक अलग विषय है, लेकिन लोगों को असर करती है। बैड ऑप्टिक्स जिसे पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कहा जाता है, ट्रंप साहब ने दीवार तो मुद्दा बनाया, उसके ऊपर हल्ला मचाया, लेकिन जो बीच बीच में वहां पे बाकी बैड ऑप्टिक्स वाली खबरें आई उसके कारण उनको वो स्लो डाउन भी करना पड़ा। क्योंकि जिस बाइबल बेल्ट से वो आते हैं, जिसमें उनका कोर सपोर्ट है, उस बाइबल बेल्ट के जिसे आप कहें कोर वैल्यू चेन में कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन कॉज का भी एक हिस्सा आता है। हर धर्म में आता है, मैं ये नहीं कहता कि केवल उसमें आता है, लेकिन एक उस एक्सट्रीमिटी में भी एक हिस्सा वो धार्मिक आधार पर ही सही लेकिन आता है। और उसमें लोगों की भावनाओं को जब आहत होता है तो कहीं ना कहीं लोग हिलते हैं, भले ही वो ट्रंप ट्रंप चिल्लाएं, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर विचलित होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने बोला कि वो आंच बहुत तेज की, फिर उन्हें खुद ही कम करना पड़ा, वो बैड ऑप्टिक्स के कारण, क्योंकि मीडिया में जब उस तरह की चीजें निकल के आने लगी तो उनके लिए कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि उसको थोड़ा बैक बर्नर पे डालें और इस ऑप्टिक्स को कंट्रोल करें। लेकिन अभी भी वो बार बार आई विल मेक अ ब्यूटीफुल वॉल, जो बार बार वो एक
ग्रैंड वॉल, ब्यूटीफुल वॉल ये करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस कोर वोट को दिमाग में रख के करते हैं, जिनको वो बता रहे हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम कॉलेज नहीं गए हो, तुम्हारे लिए नौकरियां कम हैं, और ये लोग अगर आते रहेंगे तो तुमको काम नहीं मिलेगा। काम तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये सब दीगर बातें हैं। लेकिन एक मेजॉरिटेरियन ने जो एक एक अलग तरीके का एक फियर सेट को इंड्यूस करने की भी एक राजनीति हम दुनिया भर में देख रहे हैं, हम भारत में भी देख रहे हैं वैसी राजनीति। लेकिन एस्पेक्ट होते हैं, ये इससे कौन इनकार करेगा कि अगर वो लोग आएंगे तो वो नौकरी खाएंगे, लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ये मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर ट्रंप कैसी राजनीति कर रहे हैं, हम और आप उससे असहमत हो, वो एक अलग विषय है। तो मुद्दा तो बनेगा मुकेश जी, मुद्दे को बनने से तो कोई नहीं हो सकता। अब ये बताएं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडे में को क्या ऐसी बातें हैं जो इन मतदाताओं को खुश करने के लिए होंगी, या इनके प्रोटेक्शन के लिए वो कदम उठाने की बात कर रहे हैं, इस वोट बैंक को अपने पक्ष में और ज्यादा कमिटेड बनाने के लिए कर रहे हैं? डेमोक्रेट्स का तो सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो ओबामा प्रशासन के समय से चल रहा था कि जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स हैं, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, उनको लीगली किस तरीके से अंदर लिया जाए। उनका कहना बहुत सरल है, बहुत सीधा है कि ये तादाद इतनी ज्यादा है, आप कितना भी एनआरसी का रजिस्टर कुछ भी कर लीजिए, आप अगर कल के दिन भारत में चिन्हित भी कर लीजिए कि हमारे 1 करोड़ ये इलीगल बांग्लादेशी भारत में, मैंने मानी, सपोज कीजिए, उन 1 करोड़ लोगों को आप 10 आदमी को डिपोर्ट करने में तो आपकी नाक से तेल निकल सकता है, 1 करोड़ लोगों को आप कैसे भेज देंगे? सेम वही स्थिति है कि कहीं ना कहीं जब एनआरसी और इस सब की बात होती है तो वो शायद इस बात पे फोकस कम होता है कि ये वापस हम 1 करोड़ लोग भेजेंगे, बल्कि इस पर फोकस ज्यादा होता है कि हल्ला मचेगा तो आने वाला फ्लो रुकेगा। मतलब कहीं ना कहीं लोग डरेंगे, चाहे सिंबॉलिकली 100 आदमी भी वापस जाए, लेकिन एक मैसेज जाता है कि नहीं, ये अलाउड नहीं। वही स्थिति वहां पर जो है लैटिनो मतदाताओं की है, जहां डेमोक्रेट्स का कहना है कि उन्हें वो चाहते हैं कि उनको पेपर दे करके उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, उन्हें नेचुरलाइज किया जाए, या जो भी तरीका किया जाए, उन्हें मान लिया जाए कि अमेरिकी नागरिक है, किसी तरीके से रास्ता इसका खोला जाए, क्योंकि ये अनडॉक्यूमेंटेड कैसे रह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या है, आखिर बहुत सारे अमेरिकन बॉर्न बच्चे हैं, या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक है जिसमें परिवार आधा इधर है आधा उधर है, वो उनके लिए एक बहुत, तो इन सब के मुद्दों के ऊपर डेमोक्रेट्स का एजेंडा तो बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि कानून बने, कानून बन करके जितने भी इलीगल ये अप्रवासी हैं उनको लीगल करने का कोई तरीका निकाला जाए, और साइड बाय साइड वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरीके से सांप भी मरे लाठी भी न टूटे वाले अंदाज में हम, सांप मर जाए लाठी भी न टूटे उसके अंदाज में हम ये भी कोशिश करें कि पेट्रोलिंग बढ़ जाए, बॉर्डर पेट्रोलिंग, और आने बाकी लोग और भारत का जो अमेरिका में है वो इलीगल तरीके से ना। अब अगर आप सबको क्षमा याचना और नागरिकता देने का आप रास्ता खोल ही देंगे, तो आज आप 1 करोड़ लोगों को करेंगे, 1 करोड़ के बाद में 1 करोड़ और को आने में कोई बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सबको समझ में आएगा कि आप भूल जाइए, 15-20 साल में कोई ना कोई एक इलेक्शन और एक पॉलिसी बन जाएगी कि फिर एक बार सबको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये एक ऐसा न खाते बनने या निकलते उगलते बनने वाला दोनों ही का हिसाब किताब है, जिसमें कहना बड़ा मुश्किल है। गनीमत केवल इतनी ही है, आप ये मानिए कि मैक्सिको खासतौर पे जो बहुत बड़ा उनका नेबर है नीचे दक्षिण की तरफ, वो इतना भी गरीब नहीं है। मैक्सिको की गिनती मिडिल क्लास कंट्रीज में मानी जाती है। मैक्सिको का जो आर्थिक वो है वो दरअसल हमसे ऊपर ही माना जाता है। इस पूरे चुनाव में अब ये जो लैटिनो का ग्रुप है, ये उसका ट्रेंड में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब पूरा जोर जो इनका रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरह से ज्यादा वोटिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से सोचें तो वोटिंग ज्यादा हो, ताकि जो दूसरी तरफ बढ़त ले रहे हैं ट्रंप साहब, वो यहाँ उसकी भरपाई हो सके। और ट्रंप का जो मामला है वो इशू बना चुके हैं, शायद इस पर और जोर देंगे इस चुनाव में, और कुल मिलाकर कोई बहुत बड़े फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनावी तस्वीर में इससे।
नहीं, चुनावी तस्वीर में फर्क केवल इतना ही पड़ेगा कि अगर 100% पोस्टल वोटिंग की बात होती है और लोगों को घर बैठे वोट डालने का सिलसिला शुरू होता है, उस स्थिति में इनके टर्नआउट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आ सकती है। जो जिस सिस्टमैटिक तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अश्वेत मतदाताओं के टर्नआउट को कम करने की लगातार वहां पे एक राजनीति रही है, उसी तरीके से लैटिनो मतदाताओं का भी टर्नआउट कम हो, इसी की राजनीति रही है। अगर ये पोस्टल बैलेट वाला मसला आगे बढ़ जाता है तो कहीं अगर 10-15% जंप टर्नआउट का अगर उनका एकदम से हुआ तो निश्चित तौर पे उसका असर तो पड़ेगा। खास तौर पे स्विंग स्टेट्स में जहां पे आधे आधे पौने पौने वोट परसेंट के उसमें पिछली बार वारा न्यारा हो गया। 1% से कम वाले स्टेट भी वहां पे कम से कम 5-6, किसी भी समय आप कोई भी सर्वे उठाएं तो 5-6 पोल ऐसे जरूर होंगे जहां पे स्टेट जहां पे 1% के आसपास की लीड केवल दिखाई देगी। तो टर्नआउट का फैक्टर अगर बढ़ता है तो 1%, 2%, 3% आप समझ सकते हैं। और हम ऐसे वोट बैंक की बात कर रहे हैं जिसका आपने बताया कि टर्नआउट ट्रेडिशनल वोट जो है उनसे 15% से कम है टर्नआउट। तो अगर पोस्टल बैलेट हो गया और टर्नआउट 5% भी बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे राज्यों में उसका असर पड़ने की गुंजाइश है। तो कितने सारे ऐसे स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर लैटिनो की वोटिंग बढ़ने से फर्क पड़ सकता है? अलग अलग जगह पे वैसे तो बोला जाता है, लेकिन अगर आप सीधे स्विंग स्टेट में नहीं, क्रिटिकल स्टेट भी माने तो फ्लोरिडा जैसे एक राज्य है, फ्लोरिडा के राज्य में लैटिनो वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उनका टर्नआउट अगर बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरिडा एक स्टेट में जहां पे सीधा सीधा असर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा भी कम से कम मैं कह सकता हूँ आपको कि 10 एक राज्य तो वहां पर ऐसे हैं जहां पे उनके वोटर्स का अच्छा खासा इम्पैक्ट रहता है। उन 10 में से क्लासिकल बात यही है कि आप दक्षिण के कारण बोले चाहे जो बोले, ज्यादा बड़ी तादाद में वो राज्य हैं जो रिपब्लिकन्स के हिस्से के हैं, जहां पे उनकी लीड बहुत तगड़ी रही है। और ऐसे स्टेट जहां कैलिफोर्निया में या इधर की तरफ आप बोले तो वो स्टेट ऐसे ब्लू हैं जहां पे असंभव सी लीड डेमोक्रेट्स की रही है। तो उन जगहों पे अगर टर्नआउट 100% भी हो गया तो भी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी लीड बढ़ जाएगी। जो हिलरी क्लिंटन के साथ में हुआ, मैं बार बार कहता हूं कि जो 2-2.5% की नेशनल लीड वोट शेयर में उनके पास में थी, तब भी वो चुनाव हार गई। चुनाव जीतने के बाद में भी चुनाव हार गई। अल गोर के साथ में ये हो चुका है, हम देख चुके हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में 100% पोस्टल बैलेट का आना और इन नए मतदाताओं का थोड़ा सा भी टर्नआउट बढ़ना इंपॉर्टेंट तो होने वाला है। लेकिन जितना ज्यादा आप ये भी याद रखिए कि इन वोटर्स को वोट डालने का अधिकार मिल रहा है और ये निकलेंगे, टर्नआउट बढ़ रहा है, इसका रिएक्शन भी होने की उम्मीद है उन मतदाताओं में जिनके लिए बॉल बनाओ, दीवार खड़ी करो, ये एक मुद्दा है। तो टर्नआउट के रिएक्शन का काउंटर टर्नआउट भी बढ़ने की कई बार एग्जांपल है, जिसे आप बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं, वो भी होता है। या तो ये चीज बहुत क्रिटिकल होने वाली है। लेकिन आपका ये कहना सही है कि मोटे तौर पर वो डेमोक्रेट के समर्थक रहे हैं। इस बार भी डेमोक्रेट्स को ही बड़ी तादाद में वोट डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके किसी भी हिस्से का कोई बहुत ज्यादा स्विंग ऐसा होने वाला है जो डेमोक्रेट से निकल करके स्विंग होकर रिपब्लिकन्स की ओर चला जाए। इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। ऐसा अभी तक डेटा में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पोस्टल जो बैलेट होने वाले हैं उसका रोल अब इस चुनाव में जितने भी माइनॉरिटी सेक्शन हैं उनकी वोटिंग पर बहुत असर पड़ने वाला है। अगर वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जाहिर है कि इसका फाइनल रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा और इसी पर हमारी आपकी निगाहें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी। ये लैटिनो हिस्पैनिक मतदाताओं का जो वर्ग है उसकी पूरी राजनीति को और उसके जो सोशल इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं उसके साथ हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।